Whatever should not have happened in a counter-terrorist operation, it happened in that. DSC lines के अंदर उन्होंने 5-6 को मार दिया. But one of the ex-subedars, he fought back. He was a wrestler. So the first terrorist of Pathankot operation, out of that 4, was killed by DSC Subedar sir. But by that time we have suffered a heavy casualty. We have had about 6 to 7 casualties in the DSC line. The main ammunition part of it was being drawn by those 2 guys. And we threw a Molotov inside, and the entire area went into flames. They were on a hilltop. I mean, when they started firing, we started inching up. Firing was coming. We started getting hit. मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता था हथियारों के बारे में. सर, NSG मैंने आने के देखा था. मैंने तो डंडे चलाए हैं. NSG एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि कोई तुलना नहीं की जा सकती. आप लोग सभी जो NSG में आए, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. SP साहब पंजाब पुलिस के, he was hooked. आपको शायद पता होगा कि वो जाते थे एक जगह पे, वहाँ से कुछ लेकर के आते थे. There was a lady involved. Honey trapped. I want to give a message to my brother officers who are still fighting this. फिदाइन अटैक और IED अटैक इनका एक USP है. बेसिक टैक्टिक्स है. ये आएगा और उसके लिए हमको संपूर्ण तैयारी करनी है. उसको एक दिन लकी होना है, हमको 365 दिन लकी होना है. और उस हैंड क्लियरिंग के दौरान एक आदमी ने ग्रेनेड को धागे से बांध रखा था. 2 को करने के बाद निरंजन ने जब ग्रेनेड को पुल किया, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स. और आज के जो गेस्ट हैं वो अगेन एक लेजेंडरी फिगर हैं एंड ही इज ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल. जब मैं NSG में था तो सर वाज माय फोर्स कमांडर, दैट इज माय इमीडिएट बॉस. और मैं जैसे ही NSG में लैंड हुआ तो सर वाज द वन जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत छोटी छोटी चीज़ से, बारीकी से सर ने मुझे इंसर्जेंसी के बारे में और स्पेशली अबाउट द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के बारे में मुझे सर से सीखने को मिला है. एंड all this time I could not wait to get sir on our channel, and finally we have got him here. And yes, of course sir was also there on the Pathankot operations, जिसमें कुछ terrorists ने आकर के पठानकोट एयर बेस को अटैक किया था. Sir was the NSG force commander and he was leading the operations there. एंड उस ऑपरेशन के बारे में इससे डिटेल कवरेज शायद ही आपको कहीं मिल सकता है. सो इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी प्रेजेंटिंग ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ऑन आवर चैनल. एंड यस, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपने अभी तक हमारे मॉन्क्स एंड वॉरियर्स क्लिप्स चैनल को चेक नहीं किया है तो यू मे लाइक टू गो एंड चेक दैट आउट, क्योंकि हमारे सारे पॉडकास्ट के छोटे छोटे स्टोरीज, छोटे छोटे क्लिप्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद ब्रिगेडियर गौतम गांगुली. सर, जय हिंद सर. थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू कम ऑन टू आवर शो सर. वेलकम टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स. एंड इनफैक्ट सर 3-4 साल पहले आप मेरे इमीडिएट बॉस रहते थे और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपका इस हिसाब से पॉडकास्ट या इंटरव्यू करूंगा सर. तो मतलब थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर. एंड शुरू करने से पहले मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, आई हैव लर्नड अ लॉट सर अंडर योर गाइडेंस एंड कमांड सर. जब आप फोर्स कमांडर थे और मैं GC52 बस गया था, सीरियसली मतलब जिस हिसाब से आपने मुझे तब ब्रीफ किया था एंड द विजन and the clarity that you had in your mind regarding sir counter terrorist operations से लेकर के, मतलब मैंने आपके साथ वैली में या नॉर्थ ईस्ट में तो सर्व किया नहीं था, बट इतना क्लैरिटी और विजन जो आपका इतना क्लियर था सर, आई गॉट टू लर्न अ लॉट सर. आई कैन इवन इमेजिन कि अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे मेरा टेक ऑफ रहता उस पोस्ट के अंदर. सो माय सिंसियर थैंक्स फॉर दैट सर. थैंक यू विशाल. आई मीन सो नाइस. आपने इतनी अच्छी बातें कही मेरे लिए. मैं शायद इतना डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं सर, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है सर. यू डिजर्व मच मोर. मैं ये ऊपर वाले से ये मेरी हमेशा एक मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जहाँ पे भी कमांड की, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कमांड की, मैंने जम्मू कश्मीर में कमांड की, NSG में कमांड की, मेरे को मेरे COs इस तरीके से मिले बिल्कुल जैसे मेरे छोटे भाई मेरे चहीते की तरह. और मैंने एक अधिकार से आप लोगों के साथ में रहा. शायद अगर आपको याद हो, लखनऊ के काउंटर हाईजैक एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत डांट भी. ये सर ठीक है. और मैं वो आज उसमें पॉडकास्ट में मैं खास करके उसका ये दे रहा हूँ कि आप तब नए आए थे. बस आया था सर. और आप आए ही थे सर. मेरा उद्देश्य आपको डांट मारने का था
कि आपका वहां से टेक ऑफ हो, ठीक है, ताकि आप अगले एक्सरसाइज के अंदर आप बिल्कुल एक शातिर और एक चालाक कमांडिंग ऑफिसर, जो शातिर और चालाक होता है ना वो साहसी भी होता है, याद रखना। साहसी हो और शातिर और चालाक नहीं हो तो आप वनरेबल हो। यस, इसीलिए मैं हमेशा अपने, खास करके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, मैं अपने ऑफिसर्स को, अपने जवानों को, अपने साथियों को वो बोलता था कि पहले शातिर बनो, चालाक बनो और साहसी बना अपने आप आएगा। सिर्फ साहसी बने तो आप 50% वनरेबल हो। तो वही मेरा उद्देश्य था कि आपको उठा के लाना। थैंक यू। हम दोनों बहुत हम लोग लकी थे कि हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन में हमने साथ मिलकर काम किया, और जो कि हमारे लिए पूरे जिंदगी भर की याद बनी रहेगी। शुक्रिया। बिल्कुल सर। इनफैक्ट सर, आज जो हमारी ये गैदरिंग है, आई डोंट थिंक इतना बेहतर एक प्लेटफॉर्म सर, आप सेना मेडल वीएसएम है सर, आई हैव आल्सो बीन लकी, कौशिक Yes. आल्सो है सेना मेडल सर, एंड हमारे एक्सपीरियंस के साथ सर, मतलब वी शुड टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर और टेररिज्म, एंड तो बहुत सारी बातें करेंगे सर एक साथ। उससे पहले सर मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए, हम तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं सर, एंड लेकिन व्यूअर्स को एक बार सर अपने थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप बता सके सर, बचपन के बारे में, किस तरह से आप फौज में आए सर, एंड कहाँ से शुरुआत हुई? मैं अगर अपने जिंदगी को पीछे जाकर के बचपन के हिसाब से देखता हूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, लेकिन एक साधारण उन दिनों पे 1980s में, अर्ली 80s में कॉलेज में पढ़ता लड़का, कहाँ पर सर? दिल्ली में, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके पहले स्कूल में मैंने इंडिया अटेम्प्ट किया, हुआ नहीं। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी तो इंडिया अटेम्प्ट, अभी 3 साल थोड़ा आनंद कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर फौज में जाएंगे। तो सीडीएस में से थ्रू हम आर्मी में आए। आप शायद हंसोगे, मेरा कोई फौजी बैकग्राउंड था नहीं। उन दिनों पे कोई ऐसा नहीं था कि देश के लिए मर मिटना है और ये करना है, देश की सेवा करनी है। नथिंग। पिक्चर देखते थे, वॉर मूवीज, बड़ा अच्छा लगता था। एंड कमांडो कॉमिक्स, कमांडो कॉमिक्स वो सब पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हथियार कभी पकड़ा नहीं था, तो हथियार पकड़ना एक सपने की तरह लगता था। तो वो मेरा मोटिवेशन था। अब थोड़ी सी यहाँ कॉमेडी है। रिटन पास हो गए सीडीएस के। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, बैकग्राउंड था, तो माँ बाप का अकेला बेटा था। एसएसबी के लिए हमको पता ही नहीं था एसएसबी क्या है, छोड़ के मैंने एसएसबी की किताब पढ़ी थी, अच्छी तरह पढ़ी थी एसएसबी की किताब। हमारे टाइम पे इतना ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होता भी नहीं था, होता भी होगा तो पता नहीं था, और हमारे पिताजी के पास शायद उतनी पैसे भी नहीं थे कि हम उसको कर सकें। किताब को अच्छी तरह पढ़ा था, बड़े बड़े बाल थे, तो मैंने पिताजी ने कहा, आई कैन इमेजिन सर, संजय दत्त सर। तो मैंने पिताजी ने कहा कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है बेंगलोर तक जाने के लिए, आने जाने का। पापा मैं जाके आऊं। तो पिताजी ने भी सोचा कहाँ है तो जाके आ। वहां पहुंचे तो आपने कभी गाय देखी है जिनको 15 दिन से बंद करके रखेंगे और फिर गौशाला खोल देंगे तो गाय कैसे भागती है, वो हमारी हालत थी। जिंदगी में पहली बार बेंगलोर में आए, किसको एसएसबी का पता था, क्या होता था, कुछ नहीं। रात को हम जाकर के जिंदगी में पहली बार बियर पी, पब कल्चर, बियर पी। बियर पीने के बाद बेंगलोर में घूमे फिरे और वापस आ रहे थे। रात को आने के टाइम पे दरवाजा बंद मिलता था तो दीवार फांद के आते थे अंदर। अगले दिन सुबह फिर जाकर के कुछ ना कुछ जो भी वो बोलते थे, जो भी याद रहता था, करके आते थे। तो टू कट इट शॉर्ट, इंटरव्यू वाले दिन मेरा नंबर सबसे आखिरी 2-3 में था। भूख वैसे ही लग रही थी। आई स्टिल रिमेंबर माई इंटरव्यूइंग ऑफिसर ब्रिगेडियर टिक्कू एंड 4-5 ऑफिसर जो उस टाइम पे घुस के ही देख रहे, बाबा चारों तरफ इतने स्टार, इतने बड़े। तो मैं तो बड़े बाल, तो जाकर के मैं खड़ा हुआ। तो ब्रिगेडियर टिक्कू ने मेरा फाइल पढ़ा, फाइल पढ़ के मेरे से पूछते,
अच्छा गौतम, आप बैंगलोर में क्या किया आपने? व्हाट हैव यू डन? मैंने सुना था कि आप एसएसबी में कभी झूठ नहीं बोलना। तो मैंने बोल दिया, सर पहली बार मैं घर से बाहर निकला हूँ, पहली बार मैंने बियर पी है और खूब बियर। और मुझे पसंद आने लगा है सर। हाँ हाँ हाँ, आप जा सकते हो। जिस तीर की गति से मैं अंदर गया था उसी तीर की गति से बाहर आया। दैट्स ऑल सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो लोग भी परेशान हो गए ना, लास्ट में 3-4 बज गए थे। बाहर आया, उन दिनों पे कोई फोन वगैरह मोबाइल तो होता नहीं था, तो मैंने आके कपड़े कुपड़े, मैंने कहा चलो स्टेशन से फोन कर देंगे बापू को आ रहे हैं। बट आफ्टर सम टाइम came to know there were only 2 out of that batch who got selected, and one was yours truly. So that's how I landed up. So no background. So when I went into my training, I was very poor. दिल्ली के कॉलेज का लड़का, ठीक है, and we have never ran or something, and we are competing against guys who have come from सैनिक school and all those types. तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई। तो आई सेड के ना बहुत ऊपर तो जा ही नहीं सकते थे, बहुत नीचे भी नहीं जाना, बीच बीच में रहो, उसमें से क्लियर हो जाएंगे, एंड वी क्लियर। सर मैं जस्ट बिफोर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे एसएसबी, बेटा अभी समय बदली हो गया है, तो नाउ डोंट ट्राई दिस, हाँ, कि आप जा करके एसएसबी में पहुंचे और पहले बियर पीने के लिए पहुंचा, आ जाओ पहले पब कहाँ है। ब्रिगेडियर गांगुली ने बताया था, हाँ? तो नहीं, मैं ये एक शायद एकमात्र घटना है। मैं आज के बच्चों को कहूंगा कि आज का फौज का सिलेक्शन बहुत साइंटिफिक हो गया है। ये नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन आज के में बहुत स्ट्रक्चर्ड है, साइंटिफिक है, और आप लोगों के लिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हों या लेडी कैंडिडेट्स हों, आप लोगों के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के बहुत रास्ते खुल गए हैं। टेक्निकल एंट्री से लेकर के एनसीसी एंट्री से लेकर के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और मेरी इस यूथ से ये रिक्वेस्ट है, खास करके हमारे जो यूथ, जो ब्रेन्स हैं, जो आईआईटी एनआईआईटी में जाते हैं, आप लोग आए, कंट्री के लिए आप एटलीस्ट 5 साल दें, शॉर्ट सर्विस में दें। अगला बाहर जाना चाहते हैं, आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट 5 साल दें, और इंडिया को आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनाएं, और उसके बाद आप अपने बाहर जाएं। यही आपके लिए मैसेज है। आई थिंक आई हैव डन माई जॉब। नहीं बिल्कुल सर, आई एम सॉरी, आप अपने ट्रेनिंग का बता रहे थे सर। हाँ, सो दैट training, in fact, of course, I mean, training, everybody, we have gone through the training. It's more or less the same story. I will, connect it into 2 short things. So I used to be very fascinated with tanks, armored corps, fascinated with black dress. Yes, sir. I'll connect. I used to be black dangri, black patka, and somehow in my own, perception, I thought I'll go and join 20 Lancers. Again, no connection, nothing. Not even an instructor from 20 Lancers. Why 20? ऐसे? It is just, किताब पढ़ ली, तो सेकेंड लांसर्स के बारे में पढ़ी नहीं, तो 20 पढ़ ली। So 20 Lancers. In my course, why I am telling this, in my course, we had 84 armored corps vacancies. Okay, sir. 84 armored corps vacancies, SS40, you can go and check the record. And there were 85 off teams. And I was the 85th. And आपको नहीं मिली सर। 84 people. That's a loss of 20 Lancers, sir. And I was the 85th one. I came back and I asked myself, you are such a big gadha that everybody has got it. You haven't got it. कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा. Anyway, I was very, so my drill instructor, I still remember, he told me कि साहब ये मुकद्दर है, क्या पता आप ग्रेनेडियर्स में जा रहे हैं, आपके हाथ से कब और कहाँ क्या होने वाला है, दिल खोल के जाओ.
So that is how I landed up in Grenadiers, and I am extremely happy to have landed up in 6 Grenadiers, which my unit, हम 6 Grenadier में गए. उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब हम ऑपरेशन में जाने लगे रजौरी के टाइम से. आज हमारे यूनिट के पास 2 चीफ साइटेशन, 3 आर्मी कमांडर साइटेशन, 3 गवर्नर साइटेशन, 1 फोर्स कमांडर साइटेशन और 1 चीफ मिनिस्टर साइटेशन. किस साल की बात है सर? आप किस साल कमीशन हुए? ये जो दौर शुरू हुआ था 2004 से आज 20 साल के अंदर हमारे पास 1 कीर्ति चक्र, 2 शौर्य चक्र और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 से 14 सेना मेडल. तो यूनिट हमारी आज में इतना गर्व होता है हमारे यूनिट के नाम पे. और मैं ऑपरेशनल चीजें बता रहा हूँ. जहाँ तक बेस्ट स्टूडेंट्स, स्टाफ कॉलेज और ये तो है वो जवान से लेकर के जेसीओ से लेकर के ऑफिसर सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो आज मेरी यूनिट केदारनाथ में है, वहाँ पे डिप्लॉयड है और बड़ा अच्छा लगता है यूनिट में जाने का. तो हमारी हम लोग जो भी शायद हमारे खून का रंग भी हरा होगा और यूनिट में जाने से तो और 1 साल या 2 साल हम लोग गेन करके आते हैं. So, जब आप ने ज्वाइन किया, यूनिट कहाँ पे थी और कोई खास यादें तब की सर? हम लोग नसीराबाद में थे. तो उस टाइम पे मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं 2 मिनट उनके बारे में बताना चाहता हूँ. जब मैं यूनिट में पहुंचा तो मेरे एडजुटेंट साहब ने उन दिनों पे एडजुटेंट ऑफिस में जाना मतलब क्या होता था सर? अब वो क्या कहते हैं, एक किसी भगवान के ऑफिस में सीओ साहब तो मतलब नारायण थे. नारायण के पास जाने के लिए तो हम एडजुटेंट साहब के पास वहाँ पे सामने काफी देर तक खड़े रहे. तो अल्टीमेटली उन्होंने बताया दया करके जाइए, सीओ साहब ने बुलाया है. Again, I said I was right from a civilian background. तो मैं डरता जा रहा था कि मैं अंदर जाके किसी एक बड़े तगड़े और मूछे वाले और जाते ही मेरे को डांट मारेंगे ऐसा कुछ मैं. और जैसे मैंने कहा कि अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, अंदर से बड़ी एक शार्प आवाज आई, प्लीज कम इन, वेलकम. आई सॉ अ वेरी हैंडसम पर्सन, बड़ा बहुत सुंदर, एक लंबे और गोरे आकर के मेरे को गले मिले, हाथ मिलाया. वो हजम नहीं हो रहा था कि यही है क्या? सीओ साहब बड़ा अच्छा लगा, चाय पिलाया, उन्होंने वेलकम किया. और उस दिन उन्होंने बताया था कि बेटा आप यूनिट में आए हैं और आज से 20 साल के बाद आपका नाम यहाँ मेरे पीछे होना चाहिए. सपना था. कर्नल गोयल, आज तक मैंने ऐसा कमान अधिकारी इतना पॉलिश्ड टैक्टिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में या पर्सनल लाइफ में नहीं देखा. कर्नल गोयल को सैल्यूट. कर्नल एंड मिसेस गोयल बहुत कुछ सीखा हमसे. वो हमारे प्रथम सीओ थे. डेजर्ट वॉरफेयर मैंने मेरे फर्स्ट टर्म में उस यूनिट में मैंने सीखा था. हम नसीराबाद में थे. फॉर्मेशन का नाम नहीं बता सकता, लेकिन हमारा ऑपरेशनल टास्क उन दिनों पे पीठेवाला और उस साइड था. और उन दिनों पे 1985 की बात है, तब तक उतना आज जितना राजस्थान में हरियाली है उन दिन नहीं होता था. और आजकल हर एक के पास जीपीएस है और उसमें हमने प्रैक्टिकली डेजर्ट के अंदर किस तरीके से तारे देख के चलना है, किस तरीके से कंपास देख के चलना है, हमने सीखा. और उस टाइम के कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर्स रिस्क लिया करते थे कि ये टोली इनसे कंपास वापस ले लीजिए, मैप को देख के, तारे देख के, रेत के अंदर जाकर के वो एक जगह से दूसरी जगह तक नाइट नेविगेशन करेंगे. That's very difficult, sir. क्योंकि
हम भी ऐसे करते थे, लेकिन जंगल के अंदर आप मैप में ना यू कैन सी लॉट ऑफ, आप मतलब कंटूर्स पढ़ के फीचर्स पता चलता है। और वो मैप कब का, बहुत पुराने मैप। उसके बाद तो सारे डोरे बदली हो गए। अगर 19R यहाँ था, आज 19R चेंज हो जाता है कहाँ सर। तो 19R वहाँ सपाट है, ठीक है। तो वो बड़ा मुश्किल था। तो डेजर्ट वॉरफेयर, डेजर्ट के अंदर क्या क्या करना है, वो मैंने इनिशियल मेरे लाइफ में मैंने सीख लिया था। एंड उसके बाद उस तरीके से डेजर्ट में जाने का मौका नहीं मिला। इज देयर अ पैटर्न इसमें, सॉरी सर, मतलब कोई की मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्मली शिफ्ट होता है या कहीं भी हो सकता है? जैसे 19R की आप बात कर रहे हैं, क्या 19R कहीं भी हो सकता है कि जनरली नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है? विंड डायरेक्शंस एंड विंड डायरेक्शंस। So there is a pattern in it. So there is a pattern। वो जो ढोरे हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स जिसे कहते हैं। दैट इज व्हाट थार का सबसे ज्यादा वो है। और रेत के अंदर आप लोग ने शायद ऑपरेशन किए होंगे। मैं सर रेत से बहुत आप लोग, हाँ, आपने किए होंगे। रात को दिशा बिल्कुल, तो ये जो मैं कह रहा था कि ट्रेनिंग, जो इनिशियल ट्रेनिंग एक वाइयोज की एक यूनिट के अंदर बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी टेरेन में हो, हाई ऑल्टीट्यूड में हो, डेजर्ट में हो, पंजाब में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, श्रीलंका में हो, बहुत जरूरी होती है। गलतियां करते थे हम, इतनी गलतियां करते थे, और कर्नल गोयल इतना हमको डांटते थे, लेकिन उसके बाद सिखाते भी थे। और आप मानिए उसके बाद आज भी, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ट्राई तो नहीं किया है, बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए मेरे को रेत में, घूमूंगा नहीं, पहुंच जाऊंगा। क्योंकि हमको पता है कि रेत की बता दिशा कहाँ से जाना है। एक मैप अगर होगा हम जरूर पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट सर सभी यूनिटों में मैंने देखा है सर, भले इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, आरटी हो, इंडियन आर्मी में जब भी ऑफिसर कमीशन होकर पहुंचता है तो आईएमए या ओटीए में सर बेसिक ट्रेनिंग होती है। जो असली ट्रेनिंग है सर वो वहाँ पर जो एनसीओज एंड जेसीओज हैं या जो आपका सीनियर सबाल्टर्न है वही कराते हैं सर। बहुत जरूरी है। ये आपने इतनी अच्छी बात कही। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी इंडियन आर्मी की इतनी स्ट्रांग है। आई हैव सीन हमारी यूनिट में, मैं जब तक कंपनी कमांडर बना था, मेरी 15-16 साल की सर्विस थी। आप शायद सीओ हो गए थे 14-15 साल में, तो उस टाइम में मैं कंपनी कमांडर था। यूनिट जेसीओस के ऊपर चलता था, 5-6-7 ऑफिसर्स होते थे। इतने ऑफिसर होते ही नहीं थे, उसमें से 1-2 छुट्टी, 1-2 कोर्स, तो सीओ, 2 IC sometimes here, sometimes going on some court of inquiry, something. The unit JCOs पे चलता था। खुर्राट जैसे होते थे सर। वो वाली कैटेगरी मिसिंग है अभी। वो जो JCOs की कैटेगरी अभी मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, 71 की लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी उन्होंने। और दूसरा, मैंने JCOs की क्वालिटी देखी असम राइफल में। वंस अगेन हैट्स ऑफ। बहुत सर, बहुत ही। मैं कंपेयर नहीं कर रहा ऑफिसर्स के साथ, लेकिन एज अ मिडिल लेवल लीडर, ही इज ए लीडर, एंड 80% of the Assam Rifle JCOs are something like that. And that entire force is lucky to have JCOs and NCOs like that. असम राइफल्स की बात करेंगे सर इसके बाद। यस सर, ये कौशी हैड इंटरेस्टिंग, बहुत रगड़ा पड़ा था सर जब ये यूनिट गया था। सर क्या हुआ कि 2-3 महीने की सर्विस थी, तो जो मेरे फर्स्ट सीओ थे सर कर्नल शेखावत, बाद में मेजर जनरल शेखावत सर, तो उन्होंने कहा कि फायरिंग टीम के साथ जाओ, तैयारी करो। एंड यूनिट आई थी सर फील्ड एरिया से, तो मैं गया सर फायरिंग टीम के साथ। एंड हमें लगा कि अब तो ऑफिसर बन गए हैं। तो मैं पहुंचा तो एक सुविधा नरपत साहब होते थे सर, डेल्टा कंपनी के राजपूत जेसीओ, एंड एक सुविधा सुमेर साहब थे। सुमेर साहब पुराने AMU वाले थे, इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर काट रखा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है साहब आइए, और आप ऑफिसर को एक, या तो आपको पिस्टल फायर करनी होगी या कार्बाइन मैच में पार्टिसिपेट करना होगा, आप बताओ किस में करोगे। तो मैंने कहा आप जिसमें बताएंगे मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप पिस्टल टीम में रहोगे, लेकिन आप सारे
जितने भी मैचेस हैं 6 मैचेस होते थे सर, इस सारे के सारे मैच में आप पार्टिसिपेट करोगे। तो सर हम फैज़ाबाद गए, वहाँ पे 20 राजरिफ होती थी सर, तब फैज़ाबाद प्रैक्टिस करने गए कि वहाँ रेंज अवेलेबल थी हम। तो मैं शाम को सर एक बार मुझे लगा कि ठीक है यार, आज इवनिंग में नाइट फायर है, थोड़ी देर में जाता हूँ। तो उनके 20 राजरिफ के ऑफिसर्स के साथ मैं बैडमिंटन खेलने लगा सर, एंड बहुत दिनों बाद बैडमिंटन खेला सर, तो हाथ भर गया। जब मैं पहुंचा अगले दिन सुबह, तो मेरा हाथ कांप रहा है। तो नरपत साहब बोलते हैं, क्या हाथ क्यों कांप रहा है? तो मैंने साहब वो ना शायद कल बैडमिंटन खेला तो इसलिए हो। तो बोलते हैं, साहब यहाँ पे पिस्टल फायर करने आए हो, पलटन ने आपको यहाँ पे फायरिंग के लिए भेजा है, बैडमिंटन के लिए नहीं भेजा है। दुरुस्त, एग्जैक्टली, वेरी गुड। एंड उन्होंने सर मेरे हाथ में ईंट पकड़ाई, बोले इसे पकड़ो और खड़े रहो, बोले जब ये संभलनी शुरू हो जाएगी तो आपकी फायरिंग भी से डर जाएगी सर। बट शायद वो दिन था, और अभी तक हमने उसके बाद सर बैक टू बैक 3 बार डिप ट्रॉफी जीती, अपना राजरिफ यूनियन जीता। फिर जहाँ जहाँ मतलब मैं गया टीम को लेके, कभी टीम हमारी सेकंड नहीं आई सर। और मतलब मेरे को बेस्ट ऑफिसर फायरिंग में भी मिला, काफ़ी प्राइजेस जीते हमने। बट सारा कुछ मैं कहूँगा कि वो नरपत साहब और सुमेर साहब ने जो रगड़ा लगाया ना सर, पहले उसमें एक एक राउंड बोलते थे कि एक राउंड फायर करो, भाग कर जाओ, चेक करो, वापस आओ। तभी आप आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जो दर्शकों को पता नहीं है, ये इंडियन आर्मी की और नेशनल लेवल पे फायरिंग के लिए और विभिन्न खेलों के लिए भी, मतलब जो ओलंपिक्स में जो जाते हैं उनके फायरर्स यहाँ पे ट्रेन होते हैं। और आप वहाँ जाना एक बहुत रेयर फीट है, ये बहुत प्राइड की बात है। और आपने वो जो मेहनत की थी एज ए यंग ऑफिसर, इसीलिए आपको वो रास्ता वहाँ का खुला। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सर इसमें एक और चीज़ की, जब जैसे हम पहले गए सर, मैं 21 पैरा में जब गया तो वहाँ पे प्रोबेशन चलता था, वहाँ पे हमें डंडा मार करके कोई जेसीओ साहब अगर हमें रगड़ रहे हैं तो वो फिर भी समझ में आता है। बट यहाँ पे वो ही वाज नॉट अंडर प्रोबेशन, बट एक जेसीओ साहब उसको डांट रहे हैं, उनको ईंट पकड़ा के खड़ा कर रहे हैं, तो दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशन। Exactly, that's what I was saying, that we miss that breed of JCOs. हम मेरे भी थे। मैं शॉर्टली बताऊंगा, मेरी भी कहानी तकरीबन आपकी तरह है। नहीं सर, पॉडकास्ट आपका है, आप बिल्कुल पूरा बताइए। हम तो सुनना चाहते हैं सर। मैं जब यूनिट में पहुंचा सर, तो कर्नल गोयल अगेन बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरे को कहते, तुम करोगे क्या, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट। उन दिनों कोई ऑपरेशन कुछ नहीं होता था। तो 23 या 24 अफसर थे यूनिट में। हमारे को हमारे जाट भाषा में पुलूरिये बोलते थे। बिल्कुल सर, मतलब वो लेफ्टिनेंट सर, उनको तो पूछता नहीं था सर कोई। मेरे से इमीडिएट जो सीनियर थे, कैप्टन चीमा, वो मेरे ख्याल से हॉकी के ब्लू थे, हॉकी और एथलेटिक्स के। वो यूनिट के सभी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सर। डिवीजन परफॉर्मेंस आ जाता है। मेरे जो इमीडिएट जूनियर थे वो भी एक्सएनडीए, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे, और हॉकी में वो बहुत अच्छे थे। मैं बीच में, ठीक है, कोई गेम नहीं आता था, लेकिन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ए प्रोफेशन कि मैं जाके वो खेलूं। उस वक्त मेरे कंपनी कमांडर थे कर्नल असद अली रिजवी, उस टाइम पे मेजर, गॉड ब्लेस हिज सोल, वी हैव लॉस्ट हिम लास्ट ईयर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, सीओ साहब बिल्कुल जान ले लेंगे, मैं क्या खेलूं। तब रिजवी साहब ने बताया कि बेटा, तुम खेलोगे नहीं, तुम लड़ाई के काम करोगे, तुम फायरिंग, माइन लेइंग, एमएमजी, मोटर तुम ये करोगे। और तब से मैंने अपना सीढ़ी बनाया। जैसे आपने कहा, फायरिंग में मेरी यूनिट हम वैसे ही प्रैक्टिस करते थे। फायरिंग की प्रैक्टिस, मोटर की प्रैक्टिस, मैंने मोटर में भी जीते, फायरिंग में भी जीते। माइनिंग में मैं कमांड तक फर्स्ट आया। वाओ सर, दैट्स ह्यूज। आई मीन कमांड तक मैं फर्स्ट आया माइनिंग में। आज भी हम जब एक सर्विसमैन अपने मिलते हैं, वो माइनिंग प्रैक्टिस की बात होती है। और फिर मोटर एंड एमएमजी हमारे, तो
वो पकड़ के शायद वही एक सीढ़ी पकड़ी थी जब जाके मेरा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीजों में चलने लगा, बाकी चीजों में मैं सर मूविंग ऑन सर, तो आप राजस्थान के बाद में सर वेयर डिड यू एक्चुअली सी कांटेक्ट? आप पहले नॉर्थ ईस्ट गए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस JNK के भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, तो हम एक एक टॉपिक करके लेते हैं सर। सो राजस्थान के बाद, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा, हाँ हम पीस लोकेशन में थे, लेकिन राजस्थान मेरे लिए, जैसे मैंने ये बताया कि डेजर्ट वॉरफेयर सीखने के लिए बड़ा अच्छा मेरा मौका था। साथ में ये प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बड़ा अच्छा मौका था। उसके पास हम पंजाब में आए, पठानकोट के पास मामून कैंट में आए, और वो दैट वाज द टाइम जब ब्लू स्टार खत्म हुआ था। ब्लू स्टार 1 एंड ब्लू स्टार 2 खत्म हुआ था। 84 में ब्लू स्टार हो गया था। ब्लू स्टार, तो वी वर इन 86। Any incidents या Not very. So there I learned about the DCB. सर डिच कंबन। डिच कंबन। मेरे को ना परसेप्शन नहीं आता था, मैं जब DCB पे खड़ा होता था, कि ये कैसे रोकेगा, क्या ये रोक लेगा? रोक लेगा। तो वहां पे मेरे को DCB का मैंने पूरा अच्छी तरह, अपार्ट फ्रॉम फिशिंग DCB, I learned about DCB. I still remember सांप नाला, पहाड़पुर, वो अभी एक बड़ा फेमस इन्फिल्ट्रेशन रूट है सांप नाला वाला। अच्छा सर। इसके पमियाल के पास। तो वहाँ पे एक फेमस वो एक इन्फिल्ट्रेशन रूट है। तो एक बड़ा अच्छा मौका वहाँ पे हमको लोकल कल्चर्स को जानने का। इम्पोर्टेंस समझे कि फौज में अगर रहना है, हर एक स्टेट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह जानना होगा, क्योंकि क्या पता आप उस स्टेट में बाद में आके आपको कमांड मिले। तो ये जानना बड़ा जरूरी था। एंड वो भी काफी अच्छा एक समय रहा हमारा। हम लोग डिप्लॉयड रहते थे, तब समझ में नहीं आता था क्यों डिप्लॉयड रहते थे, DCB में जाके बैठे हैं, बट दैट वाज मे बी सम काइंड ऑफ अ काउंटर इन्फिल्ट्रेशन शायद रोल उसमें। पोस्ट दैट वी केम टू अखनूर, देन लर्नड अबाउट LC। सो ऐसे करते करते आप मतलब हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर के इससे लेकर के आप सीख सकते हो। मैं आपको आई मीन इस टॉपिक पे हम सभी ने ऐसे किया, आई मीन एवरीबडी हैज लर्न दिस वे ओनली। मैंने 1 साल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ काम किया है, क्रॉस अटैचमेंट। अब मैं कह रहा हूँ वो काला ड्रेस पहनने का आपको मिला सर फाइनली? मैंने अपने जो कमान अधिकारी साहब थे उनको मैंने, क्रॉस अटैचमेंट आया, मैंने बोला सर मैं जाऊंगा। कहते आप नहीं जाओगे, आपका माइनिंग कंपटीशन आ रहा है, रद्द। तो उस टाइम पे MS हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते थे, उन्होंने बोला इसका कैंसिल करा दीजिए। मेरा कैंसिलेशन आ गया। इतना बुरा लगा, काला ड्रेस पहनने का ऐसा था। आई वाज गोइंग टू 9 मेक, जो हमारे ही रेजिमेंट के एफिलिएटेड थे। अब सीन चेंज, 6 महीने के बाद में डिव या कोर फायरिंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। कोई 20-25 टीमें, 25, 24, 23, 16, 12 मेरे CO पीछे थे। 12 के बाद मैंने देखा ऐसे, पहले तो बेचारा ऐसे बैठे हुए थे, फिर ऐसे बैठ गए। चलो कोर के अंदर 12 के 3, मतलब लिटरली CO वाज स्टैंडिंग ऑन हिज चेयर कि थर्ड, मतलब इसके आगे हमारा। मैं एक बार सर, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया, तो वो रिवर्स ऑर्डर पे नाम डिक्लेयर होता है ना, इफ देयर आर 20, नंबर 20 सो एंड सो, नंबर 19 सो एंड सो, तो सर वो क्या है? हाँ, ये रिवर्स ऑर्डर में नाम लिखा है। तो वी केम फर्स्ट सर, हम फर्स्ट आए। तो एनीवे फर्स्ट आने में तो बड़ा वो होता है यूनिट में बड़ा, और प्रोफेशनल कंपटीशन में फर्स्ट आना, दैट टू माइनिंग में, डिवीजन या कोर लेवल में, याद नहीं है। अगले दिन मेरे को मेरे कमान अधिकारी ने बुलाया। गुस्सा तो था, पहले सोचा था नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको भेजा नहीं था। भेजा नहीं था।
और हमारे एडजुटेंट हमारे को हाफ सिविलियन बोलते थे। बोले हाफ फौजी हाफ सिविलियन हो तुम लोग। बोले बंगाली है ना। एनीवे सीओ साहब का हुक्म तो टाल नहीं सकते। बहुत भारी मुंह लेके गए। जनरल अभय कुमार गुप्ता वो एनएसजी में आईजी ऑप्स थे 26/11 के समय में। ओके। सो वो मेरे सीओ थे। बोले बैठो। बैठे। बोले गुस्सा है मेरे पे। ना नहीं बोला मैं, लेकिन हाँ भी नहीं बोला। बोले अभी मैंने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से बात की है, यू आर गोइंग टू 9 मेक इन क्रॉस अटैचमेंट। तो ये मैं कनेक्ट करता हूँ। ऐसे हमारे पास ऐसे लीडर्स, ऐसे सीओज होते थे जो कि जानते थे किसको कहाँ किस टाइम अप्लाई करना है, मोटिवेट करने के लिए क्या करना है। तो ये सारी चीजें सीखते हुए हम बड़े हुए कि टू अप्लाई द बेस्ट मैन फॉर द करेक्ट जॉब। सो दिस इज व्हाट ही डिड। सो इस तरीके से धीरे धीरे एक आर्मी पर्सनल की लाइफ इवॉल्व होती है। इन द आर्मी पार्लेंस आई एम अ ट्रिपल बैरल। एक बार ये समझा दीजिए सर। तो ट्रिपल बैरल क्या होता है? जब मैंने सुना कि डबल बैरल सर जो आरटी लैंग्वेज में कि जो स्टाफ कॉलेज भी किया है और जिसने हायर कमांड भी किया है या एचडीएमसी किया है, इसे डबल बैरल। मैं अपने आप को ट्रिपल बैरल बोलता था। ना मैंने स्टाफ कॉलेज किया है, ना मैंने हायर कमांड किया है, ना ही मैं एनडीसी गया हूँ। लेकिन मैं अपने सिस्टम से बड़ा खुश हूँ कि मैं जहां भी गया हूँ खूब लड़ाई लड़ी है, आनंद से हमने लड़ाई लड़ी है और बड़ा अच्छा। और ऊपर वाला हमारे पे बहुत मेहरबान था कि मैं इस स्टेज तक मैं आ पहुंचा हूँ। Hence, rank was never a ambition. It is what you are doing. That's what I want to convey to the present generation of young officers or the young COs. That please don't keep your rank as your ambition. The ambition should be wherever you go, you leave your mark in a manner that even after you go back to that place after 20 years, people should recognize you. Okay, yes, he is the person who has done it. And the same way with your troops. Yes. From the Paltan, when you get out for your further ranks and your further command profile, even after you go after 20 years, or that boy or that JCO would have retired, he should meet you with that kind of love and affection. Usually it happens in our unit. Sir, so next come to the most interesting sir, जो है sir NSG जहाँ हम मिले sir. How was your experience in NSG? And sir पहले तो आप अपने उसमें sir as a force commander, what is your vision for NSG या आपने जब टेक ओवर किया था तो कैसा था? मैं आपको अगर एक लाइन में इसका करूं सर कि मुनि तो बना मैं आर्मी में, सर मुनि तो बना मैं आर्मी में, मोक्ष मिला एनएसजी में। वाह 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 इरशाद। ये वाली साइड पता नहीं थी सर आपकी। शायर वाली। एनएसजी के बाद मैंने फौज को वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद कुछ नहीं रहा। तो मैंने एनएसजी के आने के बाद जो सबसे पहले मैंने हथियारों के बारे में सीखा। मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता था हथियारों के बारे में, लेकिन एनएसजी मैंने आने के देखा था, मैंने तो डंडे चलाए हैं। ये डंडों से हमने इतने मिलिटेंट मार दिए, ये मिलता तो क्या करते। तो मैं पागल हो गया। आप पिस्टल की बात कर रहे थे, हमारे टाइम पे 9mm ब्राउनिंग होती थी, गोली लगती नहीं थी। यहाँ का तो पिस्टल उठा के ऐसे उठाया, मारा तो हेडशॉट हो गया। अपने पे लगा कि अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा फायरर है। हथियार की किस्म किस्म के हथियार और किस्म किस्म के ड्रिल। मैं एग्जैक्टली पहले 4 महीने में मैंने एनएसजी में सिर्फ जगह जगह जाके मैंने ये देखा कि तुम्हारे पास हथियार क्या है। बॉम्ब डिस्पोजल
मैं पहले से ही आईडी का बड़ा वो था, थोड़ा बहुत आता है, बम बनाना भी आता है, बम डिस्पोजल भी करना आता था पहले से, तो मेरा बड़ा प्यारा सब्जेक्ट था केनाइंस। तो जब मैं आया तो मेरे को हाथ में एक स्वर्ग मिला, आपके यूनिट में ही केनाइन और वो होता था। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स किया जब तक कि मैं एक बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपके सामने इंडिया का एंटी हाईजैक कमांडर ये खुद बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स की, ड्रिल में चेंजेस की, हमने एक्सपेरिमेंट्स केनाइन डॉग्स के ऊपर किया, हमने एक्सपेरिमेंट्स बॉम्ब डिस्पोजल पे किया। और मेरी ये सौभाग्य की बात है कि एनएसजी के अंदर मैं लोगों को चैलेंज करता था कि ये कर सकते हो, और मैं ये प्रार्थना करता था कि मैं हार जाऊं। और मानिए हमेशा ये होता, मेरे सीओज मेरे को हरा देते थे, बोले ये लीजिए, इंक्लूडिंग निरंजन। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को मैंने पठानकोट ऑपरेशन में खोया। मैं निरंजन का नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि एनएसजी को मैं निरंजन के थ्रू याद रखता हूं। आज अपने साथी को खोने का जो दर्द होता है, जो गम, वो बहुत जबरदस्त होता है। निरंजन एक मास्टर बॉम्ब डिस्पोजल का आदमी था। उसको मैंने जब यूएस भेजा था उसका कोर्स करने के लिए, उसके कोर्स रिकॉर्ड में लिख के आया था दैट ही इज ऑलरेडी एन इंस्ट्रक्टर मटेरियल। शायद आज पहली बार मैं किसी ओपन फोरम में ये बता रहा हूं कि निरंजन और उसका 2IC ये दोनों आगे गए थे। इन्होंने अपने जवान नहीं भेजे, with the true spirit of Indian Army, कि if it is a risky job, officers will do it. लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन जो पठानकोट के अटैक में वी लॉस्ट हिम सर, उनके बारे में कह रहे हैं। और ही वाज द OSC ऑफ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और सर के अंदर ही सर्व करे। पठानकोट ऑपरेशन के दौरान हमारे ऊपर एक केवियट था। NIA के ऑफिसर्स आए थे, नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन उन्होंने बताया कि हमको बॉडी इंटैक्ट चाहिए। तो हमारे ऊपर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि हमारे को बॉडी बिल्कुल कंप्लीट बॉडी चाहिए, नहीं तो हमारा पुराना सिस्टम ऊपर एक्सप्लोसिव लगाओ, उड़ाओ और उसके पास कर दो। तो हमको हैंड क्लियरिंग करना पड़ा बॉडी का। और उस हैंड क्लियरिंग के दौरान एक आदमी ने ग्रेनेड को धागे से बांध रखा था। 2 को करने के बाद निरंजन ने जब ग्रेनेड को पुल किया तो उसका पिन निकल गया। एंड ऑब्वियसली ही वाज नॉट होल्डिंग अ लिवर। We lost Niranjan. His 2IC got very badly injured, but God's grace, he got saved later. मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने बाहर बैठ के, शामिल हमारे कुछ पुराने साथी, उन्होंने अलग अलग चीजें लिखी कि निरंजन सेल्फी ले रहा था, निरंजन फलाना कर रहा था, और पता नहीं क्या क्या। तो ये जब आप लोग अपने ही फोर्सेस पे, जब आप पब्लिकली किसी प्रकार का तहमत लगाते हैं, तो मानिए ये एक अपने ही फोर्सेस को गला घोंट के दबाने, मारने वाली बात होती है। ऐसा ना करें। आजकल मीडिया का जमाना है, सब कुछ सामने है। फोर्सेस अच्छा भी करती हैं, फोर्सेस कभी कभी सेटबैक भी होता है। एज एन इंडियन ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मैं सुख में दुख में, सर्दी में गर्मी में बारिश में, हर जगह मैं अपनी सेना के साथ चट्टान बन के खड़ा रहूं। ये मैसेज देना बहुत जरूरी था। बाकी एनएसजी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप लोग सभी जो एनएसजी में आए, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फिजिकली, मेंटली, योर परसेप्शन,
And all of us, we made and we did all good, fantastic operation, right from Black Tornado से लेकर के अक्षरधाम से लेकर के 52 has done that अश्वमेघ जो कि काउंटर हाईजैक ऑपरेशन था. देन ऑपरेशन डांगू सुरक्षा जो पठानकोट का था. हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑपरेशन किए हैं. एनर्जी का एप्लीकेशन बहुत कम है हमारे देश में. मतलब हम लोग श्रीनगर भी गए, लेकिन आई हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑन दिस, बट इट्स अ फैंटास्टिक फोर्स. आई लव्ड माई एवरी डे इन एनएसजी. बहुत कुछ नया सीखा, आप लोगों से ही सीखा. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा. यस, एक कंसेप्ट जो एनएसजी का मैं कहना चाहूंगा, जो कि स्टेट पुलिस या फोर्सेस ले सकती हैं, कोई एनएसजी की K9 जो हैं, आप इस चीज को डायरेक्ट आप इसको लें, अपने K9 यूनिट को डेवलप करें, और ये एकमात्र हथियार है जो कि आपको जंगल वॉरफेयर में और एंटी फिदाइन रोल में आपके ऑपरेशन को बहुत तेज कर सकता है. मैं इसमें हिचकिचाऊंगा नहीं कि हमारे कंट्री में K9 का इस्तेमाल बहुत ही सीमित रोल पे होता है, बहुत ही सीमित रोल पे होता है. हम उनको एक डॉग का दर्जा दे रहे हैं. यस, फोर्स मल्टीप्लायर. वो दिया हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है, वो मेरा कमांडो है. और मेरे ही एक K9 कमांडो ने, और ये प्रूव किया है अपना वर्चस्व पठानकोट ऑपरेशन में. उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी मिला था. सर, तो इसको अगर ये बहुत पहुंची हुई कला है एनर्जी के अंदर. ये लोग अलग अलग जगह में अगर जाकर के ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं. ये गार्ड डॉग हो सकते हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, एंटी फिदाइन में काम कर सकते हैं, असॉल्ट कर सकते ये असॉल्ट कर सकते हैं. ये जंगल वॉरफेयर में आज जो प्रॉब्लम नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो जंगल के अंदर दे आर एंगेजिंग अस, दे कैन बी द बेस्ट यूज्ड. आप लोगों ने पुराने पिक्चरों में देखा, जंगल के अंदर जर्मन की सेना जब घुसती थी, उनके आगे आगे डॉग्स चलते थे. वी शुड लर्न, वी शुड रिमेंबर. सीमित ना करें अपने आप को. मैं यहाँ पे किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ. मैं ये क्यों निकलता है, क्योंकि मेरे साथ 2 स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर. तो आपने कहा ना एनएसजी को आप कैसे देखते हैं, तो एनएसजी को मैं छोड़ के जरूर आया हूँ, लेकिन एनर्जी नहीं छोड़ रहा मुझे. वो पुरानी एक, मैंने आपको कहा था, जब आपको याद होगा कि मेरी एक लालसा थी ब्लैक ड्रेस. यस यस यस. तो वो बीच में 1 साल के लिए पूरी हुई थी जब मैक में गया था. यहाँ आके बिल्कुल पूरा टेन्योर यहाँ हुआ. So tell us about the Pathankot operation in detail, sir. पठानकोट का जो एयरबेस अटैक था, इसके बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा है. मीडिया में अलग अलग किस्म के रिपोर्ट आए हैं इसके बारे में. लेकिन मैं जो आपको आज एक बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में जो बताऊंगा, जो मेरा अपना जो विजुअलाइजेशन, क्योंकि मैं एनआईए के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसका भी पार्ट था, जो आर्मी में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें भी मेरा स्टेटमेंट लिया गया था. थोड़ा बहुत वो एनएसजी वाला इन्वेस्टिगेशन में भी मैं साथ था. तो सबका एक निचोड़ जो मैंने निकाला, पंजाब पुलिस में भी, ऑफ कोर्स पंजाब पुलिस में भी जब वो हुआ था, तो मैंने उनके भी जो एडीजीपी इंट थे उस टाइम पे, तो ये जैश ए मोहम्मद का एक सोची समझी ये प्लानिंग थी, जो कि वो पिछले कोई 1 से 1.5 साल से कर रहे थे. और एयरबेस में घुसना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पठानकोट एयरबेस आईवी से अगर क्रो फ्लाइंग है तब भी ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है. और अगर आप रास्ते से होके आएंगे, इधर उधर से होके, तो और ज्यादा है. yes. तो फिदाइन को भेजना और आईवी क्रॉस करते ही एयरबेस तक पहुंचना एक मुश्किल काम है.
आपको ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना है, ऑल दैट थिंग. सो इट वाज नॉट अ हेस्टी डिसीजन. इसके लिए इन लोगों की ट्रेनिंग, जो ये 4 टेररिस्ट थे, फिदाइन ऑफ कोर्स, इन लोगों की ट्रेनिंग अलग से खबरों के अनुसार सरगोदा में हुआ था. उनको बताया गया था कि एयरक्राफ्ट की कौन कौन सी जगह में पेट्रोलियम जेली लगा के अगर आप लगा देंगे तो एयरक्राफ्ट में पूरी आग लग जाएगी. बेसिकली द फ्यूल टैंक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. एयरक्राफ्ट कहाँ रहते हैं, अगर हैंगर के अंदर है तो आप कैसे हैंगर के अंदर ब्लास्ट में, सारा इनको ट्रेनिंग दिया गया था. ये अटैक जनवरी में हुआ था. अगर आप लोग 2015 के अक्टूबर या सितंबर में, अगर आपको याद होगा, एक ग्वालियर से एक एयरफोर्स वाला पकड़ा गया था, हु वाज अर्लियर पोस्टेड इन पठानकोट, जिनके पास वो मिला था कि वो पठानकोट एयरबेसिस के फोटोग्राफ वो पार भेज रहे थे. तो दैट वाज द स्टार्ट. सो आईएसआई हुक दैट इंफॉर्मेशन. एसपी साहब पंजाब पुलिस के, ही वॉज हुक्ड. आपको शायद पता होगा कि वो जाते थे एक जगह पे, वहां से कुछ लेकर के आते थे. देयर वाज अ लेडी इन्वॉल्व्ड, हनी ट्रैप. न्यूज and that day when he went there were terrorists sitting over there. अब यहाँ से शुरू होता है कहानी गलतियों की उनकी तरफ से. एसपी साहब के साथ उनके फ्रेंड भी थे, उनका कुक भी था, रसोइया. उनको वो दे ट्राइड टू किल देम. फॉर्चुनेटली नहीं डेथ होती है उनकी. एसपी साहब को छोड़ देते हैं. एसपी साहब को वापस आते हैं ढूंढने. उसके पहले जो गाड़ी इन्होंने अगवा की थी उसको मारते हैं ये लोग आईबी के बाद आके. मोरलेस दे वेर विद इन 4 to 5 kilometers ऑफ द एयरबेस. लेट हो गए, डिलाइट होने को आया, तो ये अंदर घुस के, ये प्लान था 31 की रात को अटैक करने का. 31 की रात को आप 12 बजे के बाद जनरली हैप्पी न्यू ईयर, एवरीबडी इज हैप्पी. 31 की रात को घुस गए अंदर. तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँ, जैश की ये एक सोची समझी योजना कि वो एक ये इंटरनेशनल लेवल के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, लाइक एलटीटी या तालिबान, जिन्होंने ऑलरेडी एयरबेसेस में अटैक कर रखा है. यहां तक तो बड़ा सही था. उनकी छोटी छोटी गलतियां, मेजर उनकी जो पकड़ी गई, वो आईएसडी से उन्होंने अपने हैंडलर से बात की और एक टेररिस्ट ने अपने मां से बात की. वो पंजाब पुलिस के उसको पिकअप कर लिया उसने, साइबर यूनिट ने. सर ये इन्फिल्ट्रेट कैसे किए सर इन्होंने? आईबी के थ्रू. या जिस जगह से मैं भी गया हूँ, जिस जगह से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था वो एक रिवेराइन ट्रेन था. वहां से आपने देखा होगा पंजाब के अंदर फेंस के नीचे से पानी जाता है. एंड दे केम थ्रू द एलिफेंट ग्रास, और पानी के अंदर से ये क्रॉस करके आए थे. और इंडिया में आने के बाद में दे मेड आईएसडी कॉल्स टू देयर. आईएसडी कॉल तो इन्होंने एयरबेस से किया था. वो कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे. अच्छा, वो बाद में सर? वो बाद में. वो सबसे पहले उन्होंने गाड़ी हाईजैक की. और जैसे ही गाड़ी हाईजैक की, उनको पता लग गया, जैसे ही ड्राइवर को, उसने जाके गाड़ी पेड़ पे मारी, उसको वहीं पे खत्म कर दिया. उसकी गाड़ी लेके ही आगे आए, वहां पे एसपी साहब से मिले, वो गाड़ी अबेंडन किया, एसपी साहब की गाड़ी लेके आगे गए. आप समझ रहे हो? एसपी साहब की गाड़ी का प्लान ये था कि बीच बीच में जो नाके हैं वो रोकेगा नहीं कोई, वहां पे कोई नहीं रोकेगा. एसपी साहब का नीली बत्ती जलती थी, उनकी पर्सनल गाड़ी में भी नीली बत्ती थी.
So everything was well poised. और एसपी साहब का जो ये हनी ट्रैप था सर, वो दैट मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 1-1.5 महीना पहले से. I think this I can't comment कि ये कब से था, but yes, there was some relation. यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मतलब मैं मैग्नीट्यूड के कितने दिन पहले से एग्जीक्यूट हो रहा था वो कम से कम साल 1.5 साल. थिंग्स डू नॉट हैपन आराम से. But SP Saab at the same time, he was not aware. I am sure he was not aware that this thing is going to happen. यस, बिल्कुल. क्योंकि उन्होंने जैसे ही छूटा उनसे टेररिस्ट से, उन्होंने आके रिपोर्ट किया. And that thing might have saved him. Entire thing. So I did not have privy to that investigation, but what I can visualize out of that. When did you get informed, और आपके पास किसका फोन आया, कब आया, and how did you respond? हमारे पास तो DG का ही और IG Ops का आता है. So it was. But all this thing had not happened when you got the call. मेरे पास जब फोन आया, that time 31 की 1 तारीख की सुबह सुबह ये लोग ऑलरेडी अंदर आके बैठ गए थे. अंदर आके मतलब इंडिया के अंदर आके? पठानकोट एयरबेस के अंदर आके. तो आपको पता था when you mobilized कि पठानकोट एयरबेस के अंदर है? नहीं पता था. वही, that's what. इन्होंने जब बात की 1 तारीख तकरीबन 12 और 1 बजे के बीच में, तब इंडिया को पता लगा कि ये तो कंफर्म्ड है. एसपी साहब ने इंफॉर्मेशन दे दिया. उन्होंने बोला, और उसने ये बोला था कि आपको मेरे पे फक्र होगा, हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं. So that was the time when NSG was mobilized. हमारे पास कोई हुक्म नहीं था एयरबेस के अंदर रहने के लिए. What was the information you had, sir? Number of militants? Nothing. Not even number of militants? No, nothing. कुछ मिलिटेंट घुस आए हैं पठानकोट में और हम वहां जा रहे हैं. कुछ भी हो सकता है एज अ रिएक्शनरी फोर्स. उतरने के बाद. कब उतरे सर आप लोग? 9:30 मॉर्निंग सर. शाम को, रात को. अच्छा, ओके. दोपहर को उनका वो पकड़ा गया. 5-5:30 बजे हुक्म मिला और 9:30 वी लैंडेड सर. एंड हम लोगों को ये हुक्म था कि आप जाकर के वहां पे एरिया हेडक्वार्टर में रहेंगे, सब एरिया हेडक्वार्टर में. लेकिन उस दिन शायद लेडी लक हमारी तरफ थी. मैंने IG Ops को बोला, आप एक टीम लीजिए, आप जाइए सर, मैं इधर ही बैठता हूं. somehow I said कि सॉफ्ट टारगेट तो ये भी है. मैंने वहां पे योर जजमेंट ATC में मैंने पता किया. ATC में बोला कि कोई खबर है, कुछ भी नहीं है. लोकल आर्मी फॉर्मेशन ब्रिगेड कमांडर से बात की, उनके पास भी कुछ नहीं है. आई आस्क्ड कैस्पर, मेरे को कैस्पर दे दो. तो नेचुरली वो लोग कौन से दूसरी फोर्स को क्यों कैस्पर देंगे, सिनर्जी दे. काफी सिनर्जी है. तो ओवरऑल रात को 10 बजे मैंने सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन शुरू किया उनके नंबर 2 के साथ, एयरफोर्स के. और हमारे फोर्स को हमने रखा मेन फाइटर स्क्वाड में, और उनके QRT को, उनके जो गरुड्स को, क्योंकि वो गरुड्स एयरफोर्स के थे, तो आई केप्ट हिम टुवर्ड्स द फैमिली लाइंस. दे आर देयर ओन फैमिलीज एंड ऑल, फैमिली लाइंस में. रात को 2:30 बजे इन्होंने हरकत शुरू की, टेररिस्ट ने. एंड उनका बॉडी हीट सिग्नेचर वाज पिक्ड अप बाय C312 वाज ऑन टॉप. उन्होंने पकड़ लिया. ATC ने खबर दिया स्ट्रेट गरुड़ को, NSG को नहीं दिया. What time was it picked up, sir? 2:30 in the morning. 2:30 in the morning. And कब तक information relay हुआ होगा? I think 10-15 minutes. I have no idea. Sir. I just heard the firing. So Garud was commanded by a full colonel Sir. rank officer. Group captain. So he took his boys and he followed that route what they were told, but he was ambushed. So the first casualty of Pathankot Ops was a Garud boy.
airman Gursevak. Yes. He's got a They gallantry were, award. they were pinned down. There was heavy firing going on. And we started moving from the squadron area. आपको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बस फायर फाइट पता? फायर फाइट सुन रहे हैं, हाँ, मतलब अदरवाइज कोई बताया नहीं कि कहाँ क्या हुआ है, फायर नथिंग. फाइट सुन रहे हैं. बट वन कैन मेक 2+2 टुगेदर. कि वही कनेक्टेड है भाई ये. हाँ, मतलब जमीन से तो नहीं निकले होंगे, वही है. नहीं, बट मैं इसीलिए सिर्फ पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली गो टू ए प्लेस तो डिस्पोजिशन वगैरह पता होता है कि 6 यहाँ है, यहाँ हमारे हैं, यहाँ से उनका फायर आ रहा है, तो आपको अभी तक कुछ ब्लाइंड में है बिल्कुल? अगर आप अपना ध्यान एक मिलिट्री स्टेशन में ले जाएं, जहाँ जनवरी की सर्दी की रात चारों तरफ कोहरा और बीच बीच में से लाइट जलते हुए, कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं, बाकी कोहरा है. कंफ्यूजन एट इट्स बेस्ट. That's what I'm trying to highlight. Confusion at its best. So I tried my all Panthras to have a command and control over my boys. But every moment I was losing control. Why? Because the terrorists, after pinning down and killing Gursevak, they ran through the billets. अब वो लोग हड़बड़ा गए. It was all jungles या? नहीं बिलेट्स यार, एयरमैन बिलेट्स. Okay, और bullets. They were running through the barracks यार. और उन्होंने जहां जहां पे गाड़ियां लगी वहां पे वो एक्सप्लोसिव लगाते गए, पेट्रोलियम जेली लगाते गए, आग लगाते गए. They straightway entered the DSC lines. DSC lines के अंदर उन्होंने 5-6 को मार दिया. But one of the ex-subedars, he fought back. He was a wrestler. He caught hold of one terrorist. He killed him. But unfortunately, by that time the second terrorist had come, he killed the subedar sahab also. So the first terrorist of Pathankot operation, out of that 4, was killed by DSC subedar sahab. But by that time we have suffered a heavy casualty. We have had about 6 to 7 casualties in the DSC line. DSC normally armed होती है, so they are the security guards. They keep their weapons उनके पास. Lines के अंदर थे. And then what they did, 3 of them, they went into, within the billets, there is an area of 300 by 400. a बड़ा एरिया था जिसके अंदर एलिफेंट ग्रास थे, उसके अंदर चले गए. But within that time, the contact of 51 SAG with the terrorist happened. Firefight, for a very brief firefight was, but problem with our boys was we were not able to see. Now billets में airmen भी हैं, वो लोग भी भाग रहे हैं. There were foreign students, वो लोग भी भाग रहे हैं. Everybody was running helter-skelter. So for us firing, there was no line drawn. कि उस तरफ टेररिस्ट है, इस तरफ है. So no line drawn. So this is the time when they entered. So now time was about 4:30. I found my GC-51 who was on leave, who was in Himachal Pradesh. He is coming in jeans and a sweater in his motorcycle. कहते sir, contact has happened. I have come back from leave on a motorcycle. So you see, that is the dedication of an officer. बर्फ पड़ी हुई थी. He couldn't have come by car or something. पता नहीं कौन से रास्ता से रोडू से आके मनीष. Yes. पार्थसारथी sir. Manish Parthasarathy. Anyway, he took over the operation from his 2IC, and I made my little bit of command and control center. Ultimately, all 3 were killed. And ground level mein, tactical level mein, there were so many hilarious things I can't speak. Sir, they were away from the aircrafts. That we did not let them move. So फिर that's a success. हाँ. Entire Nala. From the aircraft, there were 3 layers of energy boys. That's a success फिर तो. That's what I mean. We did not. वो सवाल ही नहीं उठता था. But we had to kill them because they were very near to the family men and the billets. It was something a similar condition of Bombay. Yes. That we were going to and so next day morning when we started clearing the billets,
So they were not opening the billets from inside. बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के naturally they were Yes. घबराए हुए थे बेचारे. And the army was told to clear the open areas. Now, when one of the army columns, they were nearing this place where they were fired upon. These billets or the grass, elephant grass? Elephant grass. Location known. Yes. One army boy injured. Fire कहाँ से आया कुछ नहीं पता. But somewhere यहाँ से आया. And then we started the fight of that elephant grass. Not many hilarious thing happened. And that was the first time when I came under the fire of an attack helicopter. When the Air Force decided, the command with the Air Force, they said, come back, we'll fire the attack helicopter. But Manish Parthasarathy and मैंने said कि तुम अटैक हेलीकॉप्टर लाओ जो ही लाओ हम छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे एंड अगर किसी जंगल में घुस गए तो फॉर अस इट विल बी a nightmare again too. So we said yes. So attack helicopter came, fired, and I am experienced of being when it was firing within 100 meters. I mean, he came for 3 dives. इस बार बचा लेना. And after the 3rd dive, I had to tell my IGK, sir, enough of it. I think they are injured. We'll go and search them. No, I mean, in a war, you do anything. I am not saying, but it is something. Why I am laughing that, I mean, each one of us, we kept our fingers crossed. It should not come on us. Because they had that, I mean, this very little. So. Guns, they were firing from that Gatling guns. Anyway, 3 were killed. During the clearance of the operation, we lost Lieutenant Colonel Niranjan. I have already told that. Media management. Here we learned another issue of media management. In 2611, everything was being told in the media. Here, there was a total media gag. So outside, everybody was giving their own kahani, including Niranjan died due to negligence, ye, wo, and again this is happening. I mean, there was a lot of kind of things. Anyway, that's a lesson learned that there has to be a middle path chosen about the media management is concerned. Next day, after we had the sad incident of Niranjan, one airman coming, telling, sir, I was trying to enter my billet, that billet is closed from inside. उस टाइम पे मैं ATC से था, मैं ATC से मैं वापस आया, मेजर भानु थे 51 SAG के, तो I told Manish they send a चेक करो वहाँ पे. वो लोग चेक करने गए, अंदर से ग्रेनेड आया. अभी कोई बचा हुआ था? There were 2 of them. वहाँ पे NSG all stacked together before entering, and nicely the guy just chucked a grenade, and mostly all of them got the Traitors. Bhanu got saved. He got somewhere here in the groins. Anyway, all those, I mean, Mavericks went, पट्टी कराई वापस आ गए. Oh. I said, पट्टी कराई वापस आ गए कि साहब फिर से जाएंगे. I tell them thank you. Sit down. Okay, we are handling. Anyway, the main ammunition part of it was being drawn by those 2 guys inside. And we threw a Molotov inside, and the entire area went into flames. The kind of blast which was happening throughout the night. Next day morning, when NIA forensic people came, I entered and I picked up the human fleshes and gave it to them. And so there will always be a kind of a, question mark who these guys were. Are they our own people? Own people means, are they from Indians? When I connected to that airman who was caught,
the place where they entered, tar kata hua tha andar se, so that the place is dark. And they did not attack on 31st night because इनका मिलाप नहीं हुआ होगा. So that kind of doubts, I connected these things. We took about another 5 to 6 days to clear the entire airbase, handed over to the POC, the Air Force. some kind of a operation which should not have happened that way. Why? That, okay, I mean, as an army man, you and me, we are trained for, tolerance of ambiguity. Okay, we are trained for that. But tolerance of ambiguity co-opted with misinformations or gap in informations, that creates a no-go for an operation right from the word go. Believe me, because NSG went there, the day got saved. You would have heard or read that people even raised question why NSG was sent there. There is an army formation sitting next door. Nobody was there. Army formation came, but had NSG not been there, the gap between army formations coming in and the militants going to the strategic areas would have reduced. Sure. And even if we would have lost one aircraft, it would have been a success to their operation. So I take it that whatever in the functional level, there were some goof-offs, some snafus, of course. It's bound to happen. But we did not let their plan to succeed. So I take it, in fact, the entire NSG takes it, and there are a lot of people whom I know, old soldiers, who have seen wars, who have seen the fog of war, the ambiguity in the war. They say that it was a perfect operation where the aim was achieved. Where aim was achieved. So that is NSG operation of Dhangu warfare. I mean, there are certain things over here which, when I say again, which we cannot speak. I want to understand, sir, अपने लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सर का वो वाला कहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, सर? It happened जब वो when we killed them next to the elephant grasses, when 3 of them were killed. Body clearance. उनको सैनिटाइज कर रहे थे तब. Oh, we were sanitized. I mean, we were sanitizing body clearance. इन्होंने तो मतलब approximately an area of 2 kilometers litter कर रखा था. पूरा वो ग्रेनेड फेनेड फेंक के ये वो करके हमको एक एक को ढूंढ के हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ा. वो लोग प्लान करके आए थे कि कुछ भी नहीं मिलेगा. They will have guides, then they will straight walk to the airbase, allow it, and then melt away or fight, whatever it is. So this was an important operation. So this is multiple success at multiple places, matlab, right from intelligence. Fortunately, I don't know, I may be entirely wrong. I take it that, this should be a regular, इसका जो जैसे डाइसेक्ट करना बोलते हैं ना, yes. इसका डाइसेक्शन करना चाहिए. yes. इसके जो लेसन्स लर्न्ड हैं निकालने चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए. तो ये बहुत जरूरी है. These feline actions are pretty, it's a kind of a jolt. Yes. It comes as a jolt from out of the blue. So we should be ready for this. Lady Luck was there that day with us, I agree. Luck was not towards them. Fortune favors the brave. Absolutely. Fortune favors the brave. And
I think I wiped out my entire service Sir. of this. I call it monkey business. So in my language and in my wife's language, we call it monkey business. So I think I closed the monkey business post energy. मौका नहीं लगा, but yes, as we, you and me, even we are out of the army, somehow or the other, we are trying to, We are always there. we are always there. Whatever little knowledge we have, try and share with people and try and make something technologically fit for the requirement of the people. Let's see. Till the time we live, we'll do it. सर द बिगेस्ट मिस्टेक हम जो करते हैं सर फौज के अंदर या एनी वॉरफेयर, हम हमेशा जो नेक्स्ट वॉर है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वी बेस इट ऑन द वॉर्स दैट हैव बीन फॉट अर्लियर. अगला अटैक हम यही सोचते हैं सर, लाइक हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 26/11 के बाद में हम सोचते हैं कि सारे अटैक्स अभी 26/11 जैसे होने वाला है, या मे बी पठानकोट के बाद की एयर स्ट्राइक्स, क्या कहते हैं, एयर फील्ड्स को Air. सो आपको क्या लगता है सर, व्हाट इज नेक्स्ट? Actually, you see, ये लोग जो अभी कर रहे हैं, ये लोग हमारे फॉर्मेशन को स्ट्रेच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि एक काउंटर टेररिस्ट फॉर्मेशन को उठा के चाइना बॉर्डर में भेज दिया गया था, तो देयर वाज अ गैप, एंड उस गैप का इन्होंने इस्तेमाल किया. उस गैप में मैक्सिमम उसका फायदा उठाया. इन्फिल्ट्रेशन टनल से हुई, एंड दे कनेक्टेड वेल with the overground workers, and they did that, I think. Now, what will they in future? Whatever they do, it will be connected with some kind of a event. Their attacks will not be just like that. It has to be connected with an event, either national event, international event, state event, which is going to affect the Indian plan. Plan for what? A plan for, advancement of the state. In recent timings, most of the operations have been fought between Kishtwar and Poonch. One odd operation, latest, I think they have been fought, that too also next to the LC in Srinagar. Suddenly, Srinagar is absolutely quiet. Why? They are doing the recruitment in Srinagar. The radicalization process in Srinagar, they have again started. They have realized that they got beaten in Srinagar. And Srinagar is a place they cannot afford to lose. बेस है सर, वो उसको नहीं छोड़ सकते. श्रीनगर को इसलिए उन्होंने बिल्कुल सबड्यू करके, दिस प्रोसेस इज ऑन इन श्रीनगर. So these tactics, ground tactics, which is connected to the strategic aim, as far as counter-terrorism is concerned, drug money, weapon money, arms and ammunition money. जो ला रहा है वो भी पैसे ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो भी पैसे ले रहा है, जो बेच रहा है वो भी पैसे ले रहा है. So this cartel is very strong. It is a very, very strong cartel. We have to understand that they have no love lost, either for that side or this side. They are only for what you call it, terror funding and money. It's a money game. You see, I mean, in the entire... At the end, economics है sir. It is money game. It is all money game. How? I'm surprised. M4 rifles, US left. And it has come through Taliban only. Now, if you take a step up on the international politics, again, there is how can it come from Taliban to these guys? So it is again money. बेचा जाता है, पैसे से खरीदा जाता है. तो ये है आज के टेररिज्म का ऑर्डर बना के कुछ गुमराह बच्चों को
some naam de dete hain, Saifullah, Amirullah, and whatever. They think that they suddenly become gods. They come in and get killed. But that is not our thing to see. What we have to see, that we have to evolve. Cyber threat, again, it's we are really, it's a cyber threat. I mean, can you imagine? Other day I was seeing an important DO written from a senior officer to another senior officer. It is floating around in the internet. Yes, sir. It is. I was surprised. Where are we heading to? And it must have been done by one that, internet savvy freak who must be getting some kind of a solace ke look. I got so many forwarded many times. But आप अपने country का नुकसान कर रहे हो. Yes. So we have to be very, very careful in future. It is going to evolve. As I said, that I am not surprised that if he attacks with a chemical bomb, are we ready to take it on? Or a biological bomb. Are we ready to take it on? I leave this as a question for the people to think. Sir. We have to be ahead of. We have to be always a step ahead. So let's move on, sir. अभी जम्मू एंड कश्मीर के इंसर्जेंसी की बात करते हैं सर, क्योंकि अब मैं जितना मुझे ध्यान है सर कि यू आर एन अथॉरिटी इन दैट सर,